आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण के बारे में। SC, ST, OBC इनको जनरल कैटेगरी के थ्रू किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। टोटल हमारे देश में आरक्षण इस टाइम 59.5% है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण के बारे में। आरक्षण का मुद्दा आए दिन चर्चा में रहता ही रहता है। चाहे आपकी ये समझ लीजिए कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो हमेशा ही चर्चा में रहेगा। मुझे लगता है जब तक आरक्षण है तब तक इस तरीके की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो आपकी बनी रहेंगी। सो अभी एक नई कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि यहाँ पे कहा गया है कि भैया अभी जो आप लोग माइग्रेट कर लेते थे, माइग्रेट का सेंस क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं SC, ST, OBC या EWS से, ठीक है, सारी कैटेगरीज के लिए। अब आपने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम में हुआ क्या कि आप जनरल जो बच्चा फाइट कर रहा है आपसे, आप उससे भी ज्यादा नंबर लेकर के आए, तो क्या हो जाता था, वो शिफ्ट हो जाता था किसमें, जनरल सीट में, और जनरल की एक सीट वो खा जाता था। हाँ एग्जैक्टली मैं ये खा जाना वर्ड यूज कर रही हूँ, शायद किसी को बुरा लग सकता है और वो मुझे कुछ भी बोल भी सकता है, तो आप पहले ये पूरा टॉपिक समझिए, फिर आपको जो लगता है वो बताइएगा। देखिए अब होता क्या था भाई, वो बच्चा जिसने फाइट किया अब जो SC, ST, OBC या EWS से है, तो जनरल की सीट तो एक गायब हो गई, उसको मिल गई। उसने अपने OBC वाले जो रिजर्वेशन है उसमें सिलेक्शन नहीं लिया उसके थ्रू, उसने लिया जनरल वाले के थ्रू जाकर के। अब होता क्या था कि भाई वो जो व्यक्ति है ऑलरेडी उसको एज में रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि रिजर्वेशन का फायदा उसको मिल चुका है, उसको फी में कंसेशन मिला है, यानी कि रिजर्वेशन का फायदा वो ले चुका है, उसको अटेम्प्ट में फायदा मिला है, रिजर्वेशन मिल गया। एक तरफ उसने रिजर्वेशन का भी फायदा ले लिया और दूसरी तरफ एक जो जनरल की सीट है वो भी यहां पर ऑक्यूपाई कर ली, तो एक तरीके से वो व्यक्ति क्या हो गया, डबल बेनिफिशियरी हो गया, उसको 2 बार फायदा हो गया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अब SC, ST, OBC इनको जनरल कैटेगरी के थ्रू किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरियर IAS पर। चलिए भाई समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार्स रिजर्व कैटेगरी फ्रॉम स्विचिंग टू जनरल, इट रूल्स प्रोहिबिट। चलिए अब यहां पर एक कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, वो क्या रहेंगी, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी देखने को मिलेंगे, वो भी हम समझेंगे। चलिए तो सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित भारत की जो आरक्षण नीति है, इसको लेकर के आए दिन कोई ना कोई नया विवाद रहता है और वो विवाद न्यायपालिका तक पहुंच जाता है। अब देखिए इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में प्रवासन, जो माइग्रेशन होता था आरक्षण से सामान्य श्रेणी में, ये जो माइग्रेट करते हैं, ये माइग्रेट करने वाले उम्मीदवारों से संबंधित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, अदालत ने क्या बोला है ये भी समझ लेते हैं। अदालत ने साफ कहा कि यदि भर्ती नियम ऐसे प्रवासन को प्रतिबंधित करते हैं तो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो आयु शुल्क या प्रयास में छूट का लाभ लेते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपने एक बार अपने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया है तो फिर आप क्या है, जनरल सीट में शिफ्ट नहीं होगे और ना ही जनरल सीट के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, आप OBC सेक्शन के थ्रू ही सिलेक्ट होगे। अगर वहां पे नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन, देन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो इस पर आप सभी की क्या राय है, मैं जरूर से जरूर जानना चाहती हूं, आपके मत क्या हो जाते हैं। सामान्यता नियम की अगर बात करें तो OBC, SC, ST और वर्तमान में EWS को लेकर है। अगर जनरल से ज्यादा मार्क्स लाते हैं ये लोग, कौन, OBC, SC, ST या फिर EWS, तो वे अपनी कैटेगरी में आरक्षित सीट की बजाय जनरल कैटेगरी की जो आरक्षित सीट है वहां पर काउंट होते हैं। ठीक है ना, मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। तो ये मामला आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा उच्च न्यायालय का। यहां पर एक आदेश से संबंधित था जिसमें OBC उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में शामिल करने की अनुमति दे दी गई थी। वो था किसका, OBC उम्मीदवार था और उसको सामान्य श्रेणी में शामिल करके सिलेक्शन दिलवा दिया गया था। अब देखिए दरअसल कुछ OBC उम्मीदवारों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था और आयु सीमा में छूट का लाभ भी ले लिया था। किसके थ्रू, OBC के थ्रू, तो आयु सीमा में इनको छूट मिल गई। अब देखना आगे, हालांकि वे अपनी आरक्षित श्रेणी में चयनित नहीं हो सके। तो OBC का एक कोटा है ना भाई, तो उसमें आपको फाइट करना है, उसमें आपसे ज्यादा किसी और के नंबर आए थे तो वो वहां पर सिलेक्शन ले गए, आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ। अब देखो परंतु होता क्या है, उनके अंक जो थे सामान्य श्रेणी में जो कंपीट कर रहे थे उनसे ज्यादा थे, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो अंतिम चयन है वो सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके थ्रू करवा दिया जाए।
इसीलिए उन्होंने सामान्य श्रेणी में नियुक्ति की मांग करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया। अच्छा, होता यह है कि हाईकोर्ट भी अलाउ कर देता है, उनकी मांग को स्वीकार कर लेता है और उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है। अब इसके विरुद्ध खड़ी कौन होती है? तो सरकार खड़ी होती है इसके विरुद्ध। सरकार पहुंचती है त्रिपुरा हाईकोर्ट के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है जाकर के। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 9 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने ये स्पष्ट व्यवस्था की कि किसी आरक्षित उम्मीदवार को जिसने सामान्य उम्मीदवार के साथ फाइट किया है, उस कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग लिया है, लेकिन वो क्योंकि वो क्या है, रिजर्वेशन में आ रहा है, तो ऑलरेडी उसका फी, उसका प्रयास जो अटेम्प्ट है और उसकी जो आयु सीमा है उसमें उसको छूट मिली हुई है, लाभ उठा चुका है अपने आरक्षण का, तो अनारक्षित सीटें हो जाती हैं, उस पे वो भर्ती नहीं किया जा सकता है। या प्रत्येक मामले के तथ्यों और उससे संबंधित भर्ती नियमों पर यह निर्भर करेगा। और यह भी बोला कि जिस भी फॉर्म को वो फिल कर रहा है उसमें भर्ती के नियम क्या हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो जाते हैं। अगर भर्ती के नियम में यह अलाउ है कि आप माइग्रेट कर सकते हो, किससे, रिजर्व श्रेणी से अनरिजर्व श्रेणी में, तब तो ठीक है। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो फिर आप नहीं काउंट किए जाओगे। नाउ पीठ ने कहा कि अगर भर्ती नियम या अधिसूचिता में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है तो ऐसे उम्मीदवार जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी से नियुक्त किया जा सकता है। नाउ लेकिन अगर नियमों में स्पष्ट रोक है, अगर जो नोटिफिकेशन आप जब फॉर्म भर रहे थे, तो आप फॉर्म भरते हो तो जब कोई भी आपकी सीट्स निकलती है तो नोटिफिकेशन आता है उसका, ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन होगा कि भैया आप लोग अगर अनारक्षित हैं, ठीक है, और आरक्षित लोग आकर के अनारक्षित सीटों पर रिजर्वेशन का भी लाभ लेंगे, और उसके बाद वो अगर ज्यादा नंबर आते हैं तो सामान्य श्रेणी की सीट पर आकर के सिलेक्शन होगा, तब तो हो जाएगा। अगर ये चीज उसमें बकायदा मेंशन है। अगर नहीं मेंशन है, नियम रूल में प्रोहिबिशन है कि जो आरक्षित है, जो रिजर्व में फाइट कर रहा है, वो अनरिजर्व में आकर के सिलेक्शन नहीं ले सकता है, अगर ये मेंशन है तो आप किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं जा सकते हो, राइट। तो लेकिन अगर नियमों में स्पष्ट रोक है तो भले ही उन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर आकर के सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात है ये, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग लगाया जाता है। अभी देखो, अभी हमारे यहाँ पे आरक्षण अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं ना, 59.9% है, जबकि आर्टिकल जब हम 15 और 16 की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमारी समानता की बात करता है। 16 में इसीलिए सब क्लॉज जोड़ा गया SC ST और OBC के लिए कि भैया इनको हमें फाइट कराना है, आगे आकर के समाज में समानता चाहिए। लेकिन इस वर्ग में खुद अब असमानता हो गई है। SC ST में मीणा वर्ग आप देखिए, आपको ज्यादा प्रॉस्परस देखने को मिलेगा, वहीं अदर वर्ग है नहीं देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसमें सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया। OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनको अब फायदा मिल चुका है, कुछ अभी बाकी है, राइट। तो इस तरीके से चीजें हैं। शुरुआत में हम आरक्षण लाए थे 10 साल के लिए, आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास क्या है, 59.5% हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। अब देखिए केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया। केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष 1998 के कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिस जो मेमोरेंडम है इसको रखा। ऑफिस मेमोरेंडम क्या कहता है ये समझिएगा, उसमें बकायदा मेंशन है कि वे उम्मीदवार जो SC ST या OBC वर्ग से आते हैं, वर्तमान में EWS भी इसमें ऐड किया गया है, या EWS से हैं, जिन्होंने अपनी आयु, शुल्क, इन सारी छूट का फायदा उठा लिया है, तो वे, सरकार का ये कहना है कि नीति समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनको भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, और उनको अनारक्षित जो श्रेणियां हैं वहां पर वो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, उसके लिए वो अपात्र हो जाते हैं कि जनरल कैटेगरी में आकर के वो फाइट नहीं करेंगे, वो अपनी रिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे, क्योंकि उनको उसका लाभ मिल चुका है। अब वो अनारक्षित सीटों का लाभ नहीं उठा सकते हैं, यानी कि वो जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। ये जरूरी है कि समानता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और किसी को कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से, वरना ऐसे तो आप 2 बार बेनिफिशियरी हो जा रहे हो। आपने अपना भी लाभ ले लिया और फिर जनरल सीट में जो बच्चा फाइट कर रहा है उसका भी आप लॉस कर रहे हो। सो दिस इज बैड, राइट। अब देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख, जब ये सारा मामला चल रहा था तो 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने नकार दी।
अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें अलाउ कर दिया था कि भाई जो आरक्षित सीट का बच्चा है, अगर वो जनरल में ज्यादा नंबर लेकर के आया है जनरल वालों से, तो उसको उस सीट के थ्रू सिलेक्शन मिल जाएगा। ये यहां पर फैसला दिया गया था। ठीक है, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि हम भैया ये जो 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि आप अनरिजर्व सीट से सिलेक्शन ले सकते हो जितने भी SC ST OBC वाले हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इस फैसले पर आपत्ति जताता हूं, मैं दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। आगे देखिए, ऐसे मामलों में निर्णय भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली विशिष्ट नियमों पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि जो सब मामले होते हैं ना, हर मामले के पहलू अलग अलग होते हैं, तथ्य अलग अलग होते हैं, आधार अलग अलग होते हैं। सभी मामलों को हम एक मामले से तुलना नहीं कर सकते और उसके थ्रू हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं ना। फैसले का सार नियम प्रमुख है। यहां पर ये बोला गया कि देखो, जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन में क्या उस एजेंसी ने, टेस्टिंग एजेंसी ने क्या नियम आपके रखे हैं, क्या नोटिफिकेशन में मेंशन है, वही आपका लागू होगा, वही सर्वोपरि होगा। अगर आपको पात्रता यहां पर दी गई है तो आप पात्र हो, नहीं है तो नहीं हो पात्र। बस निष्पक्षता का सिद्धांत, यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो आरक्षित उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के अंतिम उम्मीदवार के अधिक अंक लाता है तो उसे आरक्षित सीट का चुना जा सकता है। भर्ती एजेंसियों की जिम्मेदारी यहां पर बताया गया कि अगर भविष्य में इस तरीके के विवाद न हो तो आप लोगों को क्या करना है, सभी संस्थानों को अधिसूचना में इन बिंदुओं को, ये वाले बिंदु जो हो जाते हैं आरक्षित वाले, इनको अच्छे से मेंशन करना है, स्पष्ट रूप से लिखना है, ताकि आगे बच्चों को कोई समस्या ना हो। आइए आ जाते हैं महत्व और प्रभाव। ये फैसले देश भर में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर गहरा असर डालेंगे और साथ ही साथ स्पष्टता, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि आरक्षित से सामान्य श्रेणी में प्रवासन का अधिकार स्वतः नहीं है, लेकिन ये भर्ती नियमों पर निर्भर करेगा। समान अवसर की व्याख्या हम यहाँ पर बात करते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 की हम बात करते हैं, ये होना चाहिए। भर्ती आयोग की यहाँ पर जवाबदेहिता है, उसको लिख करके बताना होगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो ST के पास 7.5% रिजर्वेशन है, SC के पास 15% है, OBC के पास 27%, EWS के पास 10% और 40% आपका आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाता है। टोटल हमारे देश में आरक्षण इस टाइम 59.5% है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल आरक्षण की नीति की व्याख्या करता है, बल्कि ये भर्ती में समानता, पारदर्शिता और नियम के सिद्धांत के पालन के बारे में बताता है। यह फैसला उन सभी उम्मीदवारों और भर्ती एजेंसियों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, ताकि भविष्य में आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के बीच में किसी भी भ्रम या विवाद की गुंजाइश ना रह जाए। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टॉपिक। बाकी आपकी क्या राय इस मुद्दे पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।